करीब 2 महीने होने वाले हैं इस घर में आपको, लेकिन अभी तक आप इस घर को ठीक से नहीं संभाल पा रही हो। कि आप कैसी बातें कर रही हैं दीदी? भला कौन सा काम मैंने नहीं किया? काम तो आप सारा करती हो, लेकिन ढंग से कुछ नहीं करती। ये देखो किचन में सब डिब्बे कितने गंदे हो रहे हैं, और आपने आज स्लैब भी ढंग से साफ नहीं की, ऊपर से मेरे कमरे की सफाई भी ठीक से नहीं की। बस सारा दिन बैठकर आराम करना होता है आपको। आपके घर वालों ने आपको कुछ सिखाया नहीं है क्या? बस बिना कुछ सिखाए हमारे मत्थे मर दिया। तभी नैना की माँ लता वहाँ आ जाती है और अपनी बेटी नैना पर चिल्लाते हुए कहती है, उसके माँ बाप ने क्या सिखाया? ये सोचने से पहले तू ये सोच कि तेरे माँ बाप ने तुझे क्या सिखाया है और क्या नहीं। क्या मैंने तुझे अपनी भाभी से ऐसे बदतमीजी से बात करना सिखाया है? सुबह सुबह उससे लड़ने बैठ गई। ये बेचारी सुबह 5 बजे उठकर घर के काम काज में लगी हुई, और तू महारानी अब सोकर उठ रही है। ऊपर से इसी को सुनाई जा रही है। इस बेचारी ने तो अभी तक खाना भी नहीं खाया। और चढ़ा लो इसे सर पर। जब तुम्हारी ये बहू तुम्हारे सर पर तांडव करेगी ना, तब मुझसे कुछ मत कहना। नैना गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। तभी लता अपनी बहू से, बहू तू इसकी बातों का बुरा मत मानना, वो क्या है ना, कद छोटा रह गया इसलिए थोड़ी नकचढ़ी सी हो गई है। चल अब तू खाना खा ले, बाकी काम फिर निपटा लेना। ठीक है माँ जी। प्रिया अपना खाना लेकर अपने कमरे में चली जाती है, जिसके बाद वो अपनी ननद का कमरा साफ करती है, फिर रसोई के डब्बे साफ करती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रोज, नैना गांव से तेरी बुआ जी आ रही हैं। अब तुझे उनका स्वभाव तो पता ही है, इसलिए अब उनके सामने मुंह बनाकर मत बैठना, और हाँ, काम में अपनी भाभी की भी कुछ मदद कर दिया कर। माँ आपको पता है ना, छोटा कद होने की वजह से मुझे घर के कामों को करने में कितनी प्रॉब्लम होती है, और भाभी को क्या हम इसलिए लाए हैं कि उनके होते हुए भी उनकी ननद को काम करना पड़े। भाभी से कहो वही बुआ जी के आने पर उनकी अच्छे से सेवा करेंगी। हे भगवान, ये लड़की किसी की सुनती क्यों नहीं है? इसका कद भले ही 4 फुट का है, लेकिन जुबान इसकी 10 फुट की है। अरे बुआ जी आने वाली हैं, जानती है ना सबका रिश्ता करवाने में वो माहिर है। उनके सामने थोड़ा काम काज करेगी तभी तो वो तेरे लिए भी अच्छा रिश्ता ढूंढेंगी। वैसे तो तेरे छोटे कद को देखकर कोई तुझसे शादी करेगा नहीं। ऐसा क्यों कहती हो माँ जी? भले ही उसका कद 4 फुट का है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनकी शादी किसी अच्छे लड़के से नहीं होगी। इसलिए ननद जी की हाइट को लेकर आप कभी भी किसी से कुछ मत बोला करो, और छोटी मोटी कमी तो हर किसी में होती है। आप तो ज्यादा बोलो ही मत। ये सब सहानुभूति दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। ये जो कुछ भी हो रहा है ना, आपकी वजह से ही हो रहा है। अगर आप घर का सब काम ठीक से कर लो तो मुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं। अब औरों की भाभीियों को देखो, वो अपनी ननद को कुछ नहीं करने देती, और यहाँ आप हो कि आपके आने के बाद भी सब मुझे सुनाते हैं। नैना गुस्से में वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और नैना की बुआ जी घर आ जाती है। अरे भाभी, कहाँ चली गई? बहू के आने के बाद भी खाना आप ही बना रही हो क्या? अब तो रसोई छोड़ दो। अगर मेरी भाभी आपकी जितनी अच्छी होती ना बुआ जी, तो चिंता की कोई बात ही नहीं थी। अब देखो ना, आप आई हो तो माँ गई है आपके लिए बाजार से कुछ लाने, लेकिन एक मेरी भाभी है जो कि बस कुछ करना नहीं चाहती और अपने कमरे में बैठी हो कि महारानी आराम से। तू भी न नैना, मुझे लगा था जैसे जैसे तेरी उम्र बढ़ रही है वैसे वैसे तेरी जुबान सुधर जाएगी, लेकिन तेरी जुबान तो अभी भी कैंची की तरह चलती है। इसे देखकर मुझे तो नहीं लगता कि तू कभी सुधरने वाली है। अब क्या करे, मैं तो बस सच बोलती हूँ, कड़वी तो लोगों को अपने आप लग जाती है, और मेरी हाइट कम है इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं आप लोगों से डरने लग जाऊंगी। अच्छा जा, अब ज्यादा बकबक मत कर और मेरे लिए चाय बना कर ले आ, और साथ में पकौड़े भी तल देना। बुआ जी, अगर मैं चाय पकौड़े बनाकर लाऊंगी तो फिर भाभी क्या करेंगी? उसे क्या हम यहाँ महारानी बनाकर लाए हैं? तो क्या तूने उसे नौकरानी समझा हुआ है क्या? अब तू जाती है या मैं बताऊं तुझे? जा रही हूँ। उस महारानी को कुछ मत बोलना तुम सब, बस एक नई खटकती हूँ सबको इस घर में। गुस्से में नैना रसोई में चली जाती है, लेकिन कम हाइट होने की वजह से वो स्लैब तक पहुंच नहीं पाती। फिर वो गुस्से में पतीले पर खड़ी हो जाती है, लेकिन उसका हाथ ऊपर तक नहीं जा पाता, जिस वजह से ना तो वो चाय पत्ती और चीनी का डिब्बा उतार पाती है और ना ही तेल और बेसन। तभी वहाँ प्रिया आती है। कुछ चाहिए क्या नैना? कहो तो मैं तुम्हारी मदद कर दूं। मुझे अपनी बुआ के लिए चाय और पकौड़े बनाने हैं। अब आपको तो मेरी बुआ की कोई फिक्र है नहीं, लेकिन हमें तो घर आए मेहमानों का ध्यान रखना पड़ेगा ना। ऐसी बात नहीं है नैना, मैं तो बुआ जी का कमरा साफ कर रही थी, बस उसी में टाइम लग गया, और वो मेरी भी तो बुआ सास हैं, तो मैं उनका ध्यान क्यों नहीं रखूंगी? आप हटिए, मैं उनके लिए चाय पकौड़े बनाकर लाती हूँ। नहीं, मैं भी तब तक यही रहूंगी, मैं भी तो देखूं कैसे चाय पकौड़े बनाती हैं आप। सब बनने के बाद नैना वो चाय पकौड़े लेकर बुआ के पास जाती है और उनसे झूठ कहती है कि ये सब उसने बनाया है। बुआ कुछ दिनों तक वहीं रहती है। फिर एक दिन, माँ जी आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, सुबह से तेज बुखार आ रहा है। ठीक है बहू, तू रहने दे काम, तू दवाई खाकर अपने कमरे में आराम कर और घर के काम की फिक्र मत कर, सब काम मैं संभाल लूंगी। लेकिन माँ जी मेरे रहते घर के काम आप करेंगी तो मुझे अच्छा लगेगा क्या? और मेरी बहू बीमारी में भी घर के काम करे तो मुझे अच्छा लगेगा क्या? चल अब तू चुपचाप जाकर लेट जा। अब लता घर के काम करने लगती है। अपनी बूढ़ी माँ को बर्तन धोता देख नैना जोर जोर से चिल्लाने लगती है, माँ ये भाभी कहाँ गई?
उसकी इतनी हिम्मत बढ़ गई कि अब वो आपसे घर के कामकाज भी करवाएगी। बुलाओ जरा उसको, आज मैं उनको बताती हूँ। अब मेरी बूढ़ी माँ से काम करवाएगी, जिनकी तबीयत वैसे भी ठीक नहीं रहती। भाभी, ओ भाभी। उसकी आवाज सुनकर बुखार में तपती हुई प्रिया सर पकड़कर बाहर आती है। क्या हुआ नैना, तुम मुझ पर इतनी जोर से क्यों चिल्ला रही हो? आपको कुछ अक्ल वकल है या नहीं, जो खुद आराम कर रही हो और मुझ पर इतनी जोर से चिल्ला रही हो? ऐसा कुछ नहीं है, मुझे तेज बुखार है, इसलिए मैं दवाई खाकर आराम कर रही थी। और माँ जी को मैंने नहीं कहा, वो अपनी मर्जी से ये सब काम कर रही हैं। अच्छा, तो आप उन्हें रोक नहीं सकती थी? आपके घर वालों ने आपको ये संस्कार नहीं दिए क्या? नैना जरा तमीज से बात करो। और मेरे माँ बाप ने तो जैसे संस्कार दिए सो दिए, लेकिन ये तुम्हारे संस्कार कैसे? मैं तुमसे बड़ी हूँ और तुम मुझसे कैसे बात कर रही हो? कल को तुम्हारी शादी होगी और तुम्हारी ननद तुमसे ऐसे बात करेगी, तब तुम्हें एहसास होगा। कद तो तुम्हारा 4 फुट का रह गया, लेकिन जुबान तुम्हारी बहुत बड़ी है। जुबान चलाने से पहले बिल्कुल भी ये नहीं सोचती कि सामने वाले को कितना बुरा लगता है। वहीं पीछे खड़ी बुआ भी ये सब देख रही थी। इन सब से परेशान होकर लता बुआ जी से उसकी शादी की बात करती है। अब तो बस इसके लिए आप कोई जल्दी से रिश्ता देख लो, इसकी शादी होगी तभी से अपनी भाभी की अहमियत समझ आएगी। तुम ठीक कहती हो भाभी, अब इसे रास्ते पर लाने का यही तरीका है। अब वो उसके लिए रिश्ता ढूंढने लगते हैं। फिर बिना कोई देरी किए वो उसकी शादी अजय नाम के एक लड़के से करवा देते हैं। फिर शादी के बाद नैना की सास निर्मला अपनी बहू नैना से, बहू, मैं और तुम्हारी ननद पूजा शॉपिंग पर जा रहे हैं, तब तक तू घर के सारे काम करके रखना। और हाँ, तेरी हाइट छोटी है, इसलिए मैंने तेरे लिए पहले ही पटरा बनवा दिया है, उस पर खड़े रहकर तू रसोई के सारे काम काज कर लेना। अब नैना घर के सब काम काज करने लगी, लेकिन फिर भी उसे उसकी ननद से किसी न किसी बात पर ताना सुनने को मिल ही जाता। अब जाकर नैना को अपनी भाभी की अहमियत समझ में आई और उसने अब इसके लिए अपनी भाभी से माफी मांगी और उसके बाद से कभी उनके साथ जुबान नहीं लड़ाई। चलो भाभी, अब चलकर सो भी जाओ। आप कितनी देर से सिलाई करने में लगी हैं? देखो तो अब कितनी रात हो गई। तुम लोग भी जाकर सो जाओ, मेरा थोड़ा सा काम बाकी है, वो पूरा होते ही सो जाऊंगी। कल कुसुम बहन जी को किसी फंक्शन में ये ब्लाउज पहन कर जाना है, इसलिए मुझे ये सुबह तक तैयार करना है। मगर भाभी, इन सब के साथ आपको खुद की सेहत का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। सारा दिन तो आप बस कपड़े सिलने में लगी रहती हैं। अगर तुम्हारी ये गरीब दर्जी भाभी ये कपड़े नहीं सिलेगी तो पैसे कैसे कमाएगी, और फिर तुम सबकी शादी कैसे करेगी? इतना कहते ही ममता की आंखें भर आती हैं। जाओ, अब तुम सब जाकर सो जाओ, नहीं तो सुबह कॉलेज जाने में देर हो जाएगी। अब वो पांचों सोने चली जाती हैं। अगले दिन सुबह पांचों कॉलेज जाने के लिए तैयार होती हैं, तो रेनू का फटा हुआ सूट देखकर ममता कहती है, अरे ये क्या रेनू, तुम्हारा सूट तो फटा हुआ है। भाभी, हम पांचों के ही सूट फट गए। कॉलेज में हमारे साथी हम सभी का बहुत मजाक उड़ाते हैं। हाँ भाभी, आप हम पांचों के लिए नया सूट सिल दो ना। भाभी को तुम सब जानती हो ना, जो भी भाभी थोड़ा बहुत कमाती है वो घर के राशन पानी में खर्च हो जाता है। और सुधीर भाई की नौकरी भी छूट गई है और अब उनके पास कोई काम नहीं है। सॉरी दीदी, कोई बात नहीं, मैंने थोड़े पैसे जोड़ कर रखे हैं, उसी से तुम सबके लिए सूट सिल दूंगी। ये कहानी है गरीब ममता की। जब वो ब्याह कर इस घर में आई तो उसकी विधवा सास चल बसी। अपनी सास के जाने के बाद अपनी पांचों नंदों को माँ जैसा प्यार दिया ममता ने। उसका पति पढ़ा लिखा नहीं था, वो तो किसी फैक्ट्री में गार्ड की नौकरी करता था, लेकिन पिछले कुछ महीनों से वो घर पर ही था, क्योंकि वो जिस फैक्ट्री में काम करता था वो बंद हो गई थी। तब से ममता ही सिलाई का काम करके जैसे तैसे घर खर्च चला रही थी। एक रोज ममता बाजार से सब्जी लेकर लौट रही थी तो उसके गांव की विमला मौसी उसे टोकते हुए कहती है, क्यों रे ममता, कब शादी करेगी अपनी पांचों नंदों की? अरे पांचों जवान होती जा रही हैं, बिन माँ बाप की बच्चियां हैं, यहाँ वहाँ घूमती हैं, कल को कुछ ऊंच नीच हो गई तो? और अगर देने को कुछ नहीं है तो एक जोड़ी सूट में विदा कर दे उनको, कब तक उनका बोझ ढोती रहेगी? बस काकी, मेरी पांचों नंदे मुझ गरीब के लिए कोई बोझ नहीं, बल्कि मेरी जिम्मेदारी है। तभी उस गांव की एक औरत मीनाक्षी वहाँ आती है। अब बस भी करो काकी, ना जाने तुम्हें भी गरीबों की इज्जत उछालने में क्या ही मजा आता है। चलो ममता, चलो यहाँ से। मीनाक्षी उसे लेकर घर आती है। घर आकर ममता फूट फूट कर रोने लगती है। मैंने उन पांचों के लिए कई रिश्ते देखे, लेकिन उनकी कहीं बात ही नहीं बनती। तू चिंता मत कर मीनाक्षी, मेरे पास तेरी पांचों नंदों के लिए रिश्ते हैं। अगर तुम कहो तो मैं बात आगे बढ़ाऊं। क्या? सच में? मैं तुम्हारी शुक्रगुजार रहूंगी, तुम बात आगे बढ़ाओ। मीनाक्षी लड़के वालों से बात करती है। कुछ दिनों बाद लड़कों के माता पिता उन लड़कियों को देखने उनके घर आते हैं। ममता उन्हें चाय नाश्ता करवाती है। माँ जी, आपको मेरी पांचों नंदे पसंद है ना? देखो ममता, तुम्हारी सभी नंदे दिखने में खूबसूरत है और कद काठी से भी ठीक है, इसीलिए हमें ये पांचों अपने पांचों बेटों के लिए पसंद है। हमें दहेज में तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन बस शादी में आए बारातियों का स्वागत अच्छे से कर देना। जी माँ जी, सब हो जाएगा। लड़के वाले पांचों नंदों का रिश्ता पक्का करके वहाँ से चले जाते हैं। उनकी शादी पक्की होने से ममता और सुधीर खुश थे
लेकिन साथ ही उन्हें अब उनकी शादी की चिंता सताने लगी। इसलिए ममता दिन रात कपड़े सिलती रहती और पैसे जोड़ने की कोशिश करती। उधर सुधीर भी नौकरी की तलाश में था, लेकिन उसे भी कहीं काम नहीं मिलता। बड़ी मुश्किल से उसे कभी कभार दिहाड़ी मजदूरी का काम मिलता है। अब वो वही करने लगता है। जैसे जैसे शादी के दिन पास आ रहे थे, वैसे वैसे पांचों नंदों को अपने भाई भाभी से बिछड़ने का दुख और भी सता रहा था। भाभी, कुछ दिनों बाद हम पांचों पराई हो जाएंगी, फिर अकेली रह जाओगी इस घर में आप। ये सुनकर गरीब दर्जी भाभी का दिल भर आता है। अरे मेरी प्यारी ननद, मैं अकेली कहाँ हूँ? तुम पांचों की मीठी मीठी यादें तो है उस घर में। फिर वो पांचों भावुक हो जाती हैं और अपनी भाभी के गले लग जाती हैं। कुछ दिन बाद शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। एक रोज, वैसे ममता भाभी, आप हमें कैसा ब्राइडल लहंगा दिलवाएंगी? पता है भाभी, आजकल ना एक से बढ़कर एक ब्राइडल लहंगे चले हैं। करीना कपूर ने भी अपनी शादी में कितना प्यारा लहंगा पहना था। अपनी नंदों का लहंगे को लेकर अरमान देखकर ममता और सुधीर की आंखें भर आती हैं। फिर अपने भाई भाभी की मजबूरी देखकर रंजना कहती है, अरे तुम सबको क्या हो गया है? भाभी हमारी शादी कर रही है, यही बहुत है। अभी बारातियों के खाने पीने में कितना खर्च होने वाला है, उन्हें ये सब भी देखना है। तुम पांचों चिंता मत करो, तुम्हारी भाभी तुम पांचों के लिए बहुत ही सुंदर लहंगा लाएगी। अच्छा, अभी घर में चूल्हा जलाने के लिए लकड़ियां खत्म हो गई हैं, तो मैं जंगल से जाकर कुछ लकड़ियां ले आती हूँ। भाभी, हम भी आपके साथ चलते हैं? नहीं नहीं, तुम्हारी शादी को कुछ ही दिन बाकी हैं। ऐसे में तुम पांचों का यूं बाहर जाना ठीक नहीं। तुम घर पर ही रुको, मैं होकर आती हूँ। ये कहकर ममता जंगल की तरफ चली जाती है और एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगती है। मेरी पांचों नंदों की शादी है, लेकिन मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं। मैं गरीब कहाँ से उनकी शादी में बारातियों को खाना खिलाऊंगी? और तो और मैं उन पांचों के लिए लहंगा कहाँ से खरीद कर लाऊंगी? वो बेचारी कितनी मासूमियत से अपने लहंगे के अरमान बता रही थी, लेकिन मुझ गरीब के पास इतने पैसे भी नहीं कि उनका ये छोटा सा सपना भी पूरा कर सकूं। आज अगर सासू माँ होती तो खुशी खुशी अपनी पांचों बेटियों को विदा करती, लेकिन मैं अभागन अपनी जिम्मेदारियां निभाने से चूक गई। माँ जी, मैं उन पांचों को कोई भी खुशियां नहीं दे पा रही हूँ। ममता के आंसू जैसे उस बंजर पेड़ की जड़ों पर गिरते हैं, वो एकदम हरा भरा हो जाता है। तभी अचानक से उस पेड़ से आवाज आती है, ममता, अब तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। अरे ये किसकी आवाज है? और ये बंजर पेड़ हरा भरा कैसे हो गया? ये आवाज मेरी ही है ममता। तुम एक पवित्र आत्मा हो, इसलिए आज तुम्हारे आंसू गिरते ही मैं हरा भरा हो गया। दरअसल मैं एक जादुई पेड़ हूँ जो कई सालों से एक ऋषि के श्राप से जकड़ा हुआ था, और उसने मुझसे कहा था जब किसी पवित्र आत्मा के आंसू तुम्हारी जड़ों पर पड़ेंगे तभी तुम इस श्राप से मुक्त हो पाओगे। और आज तुम्हारे कारण मैं उस श्राप से मुक्त हो गया। अब मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। तभी उस पेड़ से एक लाल रंग की पोटली गिरती है जिसमें नोटों की गड्डियाँ होती हैं। ये देख ममता खुश हो जाती है। वो बाजार जाती है अपनी पांचों नंदों के लिए लहंगा खरीदने, लेकिन शादी में अब 3 दिन बाकी थे और इतनी जल्दी कोई भी लहंगा बनाकर देने के लिए तैयार नहीं था। और रेडीमेड लहंगे लेने के लिए शहर जाना पड़ता था, जहाँ आने जाने में ही काफी समय लग जाता। इसलिए ममता कुछ पैसों से सुंदर सा लहंगे का कपड़ा और सजावट का सामान लेती है। साथ ही बाकी के पैसों से बारातियों के खाने पीने की बहुत ही अच्छी व्यवस्था कर देती है। अब ये गरीब दर्जी भाभी बनाएगी अपनी पांचों नंदों के लिए लहंगा। अब ममता रात रात भर जागकर अपनी पांचों नंदों के लिए 2 दिन में ही ब्राइडल लहंगा बनाकर तैयार कर लेती है। फिर उनकी शादी वाले दिन उनको देती है। भाभी, आखिर क्या जरूरत थी आपको हमारे लिए इतना महंगा लहंगा लाने की? बेकार में इतने महंगे लहंगे पर पैसे फूके। ये लहंगा तुम्हारी दर्जी भाभी ने तुम पांचों के लिए रात भर जाग कर बनाया है। ये सुनते ही उन पांचों की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपनी भाभी के गले लग जाती हैं। फिर वो पांचों अपना लहंगा पहनती हैं, जिसके बाद उनकी भाभी उन पांचों का मेकअप करती है। हाय, कितनी सुंदर लग रही है मेरी पांचों नंदे। अब मैं तुम पांचों को काला टीका लगा दूं। अब चलो शादी के मंडप में, तुम पांचों के दूल्हे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ममता अपनी पांचों नंदों को शादी के मंडप तक ले जाती है, जहाँ पूरा गांव जो कल तक उस गरीब दर्जी भाभी को देखकर ताने मारता था, उसकी पांचों नंदों के लहंगे देखकर, साथ ही धूमधाम से की गई शादी को देखकर चौंक जाते हैं। सच में बेटी, जितना तुमने अपनी 5-5 नंदों के लिए किया है ना, इतना तो कोई गरीब सगे माँ बाप हो ना तो वो भी नहीं कर पाते। बिल्कुल ठीक कहा आपने माँ जी। हमारी भाभी हमारे लिए माँ से भी बढ़कर है, और इन्हें जब भी हमारी जरूरत होगी हम जरूर इनकी मदद के लिए आएंगे। ममता पांचों नंदों को खुशी खुशी विदा करती है। फिर कुछ समय बाद उसके सिले हुए लहंगों को देखकर उसके पास और भी कई ऑर्डर आने लगते हैं, जिससे अब उसकी अच्छी कमाई होने लगती है। कुछ समय बाद वो खुद का बुटीक खोल लेती है, जहाँ सुधीर भी उसकी मदद करने लगता है, जिससे दोनों अब अच्छी कमाई करने लगते हैं।